सीक्रेट अमीरजादी। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वो अपनी असली पहचान, अपनी असली ताकत से रूबरू होता है। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जो गरीबी में पली बढ़ी लेकिन असल में करोड़ों की वारिस थी। मगर उससे भी बड़ा सीक्रेट ये था कि उसे खुद नहीं पता था कि वो कौन है। दिल्ली के बाहरी इलाके में बसी एक तंग और भीड़-भाड़ वाली बस्ती, मुक्ति नगर। यहाँ की गलियों में धूल उड़ती थी, नालियों से बदबू आती थी और लोगों के सपने अक्सर उनके हालातों में ही दम तोड़ देते थे। पर इसी गली में झुग्गियों के बीच एक लड़की रहती थी। नाम था जिया। जिया की उम्र लगभग 19 साल थी, पर जिम्मेदारियां उससे कहीं ज्यादा बड़ी थीं। माँ का देहांत तब हुआ था जब वो 11 साल की थी और उसके बाद से उसने अपने पिता सुरेश को शराब में डूबते देखा। बचपन की मासूमियत जिया ने बहुत पहले खो दी थी। हर सुबह वो पास के होटल में झाड़ू पोंछा लगाने जाती, फिर दोपहर को बच्चों को पढ़ाती थी। उसके अंदर एक चमक थी, एक अलग ही आत्मविश्वास जो उसकी बस्ती की बाकी लड़कियों में नहीं था। वो अक्सर किताबें पढ़ती थी, लाइब्रेरी से लाकर या कूड़े से उठाकर। एक दिन जब वो बस्ती के पास वाले कबाड़ में पुरानी किताबें छांट रही थी, तभी उसे एक बहुत पुरानी डायरी मिली, चमड़े की जिल्द, सुनहरे किनारे और एक बंद ताले के साथ। जिया को नहीं पता था कि यह डायरी उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। जिया पूरी रात उस डायरी को घूरती रही। ताला तो टूटा नहीं, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी, जैसे उस किताब में उसके जीवन का कोई बड़ा उत्तर छिपा हो। अगली सुबह वह डायरी को लेकर चाचा मोहन की दुकान पर गई। मोहन चाचा बस्ती के सब कुछ थे, लोहार, इलेक्ट्रिशियन और कभी कभी ताले भी खोलते थे। चाचा, ये ताला खोल सकते हैं आप? जिया ने डायरी बढ़ाते हुए पूछा। मोहन चाचा ने ताले को गौर से देखा। ये ताला आम नहीं है बिटिया, बहुत पुरानी किस्म है। किसने दी ये डायरी? कबाड़ में मिली थी। चाचा ने कुछ औजार निकाले और कुछ मिनटों की मेहनत के बाद ताला टक से खुल गया। ध्यान से पढ़ना इसे, और जो भी हो किसी को बताना मत, चाचा ने गंभीर लहजे में कहा। जिया ने डायरी खोली। पहला पन्ना पीला था, किनारे जले हुए से। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम मेरी विरासत की असली वारिस हो। मेरा नाम जारिन खान है और मैं तुम्हारी नानी थी। जिया को जैसे बिजली का झटका लगा। नानी? लेकिन मेरी माँ तो कभी अपने मायके की बात ही नहीं करती थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डायरी में जारिन खान की कहानी थी, एक अमीर नवाब खानदान की इकलौती वारिस जिसने प्रेम विवाह किया था और फिर सारे संबंधों से नाता तोड़ लिया था। जिया की माँ उसी की बेटी थी जिसने गरीबी में ही जिया को पाला, लेकिन कभी अपने अमीर अतीत का जिक्र नहीं किया। डायरी में आगे एक नक्शा था, दिल्ली के एक पुराने हवेली का, साथ ही एक कोड वर्ड, सुलगती राख में भी जलता है सच। जिया को उस रात नींद नहीं आई। उसने कई बार डायरी पढ़ी, नक्शा समझने की कोशिश की। अगली सुबह वो स्कूल की नौकरी छोड़कर उस जगह की तरफ निकली जो नक्शे में थी। दिल्ली का एक पुराना इलाका जिसे अब लोग दरियागंज कहते थे। वहां पहुंचने में उसे 3 घंटे लगे। भीड़ भाड़ से दूर एक टूटी फूटी हवेली के सामने वो रुकी। दरवाजे पर जंग लगी थी, दीवारें काई से हरी थीं और खिड़कियां टूट चुकी थीं, लेकिन फिर भी उस हवेली में एक अजीब सा आकर्षण था। जिया ने जब अंदर कदम रखा तो उसे एक सिहरन सी महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, गुलाब और राख की मिली जुली खुशबू। अचानक किसी ने पीछे से पुकारा, तुम कौन हो? जिया चौंकी और पीछे मुड़ी। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में पहरेदारी का अनुभव था। मेरा नाम जिया है, मैं जारिन खान की नातिन हूं। बूढ़ा आदमी अचानक घुटनों पर बैठ गया। तो तुम आ ही गई। माफ कीजिएगा, मैं इंतजार कर रहा था सालों से। मैं नामदार अली हूं, इस हवेली का देखभाल करता और तुम्हारी नानी का विश्वास पात्र, बूढ़े आदमी ने कहा। जिया अभी भी स्तब्ध थी। पर यह सब मुझे क्यों नहीं बताया गया? नामदार अली ने गहरी सांस ली। तुम्हारी माँ ने जानबूझकर यह राज छिपाया। वो नहीं चाहती थी कि तुम भी उसी रास्ते पर चलो जहां लालच, धोखा और खतरा था। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम जानो कि तुम्हारी विरासत क्या है और कौन है तुम्हारा असली दुश्मन। वो जिया को हवेली के अंदर ले गया। वहां की दीवारों पर पुराने चित्र, बंद अलमारियां और एक विशाल पुस्तकालय था। एक कमरा ऐसा भी था जिसे ताले और सील से बंद किया गया था। इस कमरे में जारिन खान ने अपनी आखिरी वसीयत और संपत्ति के दस्तावेज छिपाए थे। पर इसे खोलने के लिए तुम्हें एक चीज चाहिए, तुम्हारा खून। मतलब? जिया डर और उत्सुकता के बीच झूल रही थी।
नामदार ने समझाया कि वसीयत को खोलने वाला दस्तावेज एक ब्लड लॉक था, एक ऐसा लॉक जो जारिन के खून से ही खुलेगा या उसके वंशजों से। जिया जैसे ही हवेली में रहना शुरू करती है, उसे महसूस होने लगता है कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। एक रात जब वो डायरी पढ़ रही थी, खिड़की के पास हलचल हुई। बाहर कोई साया दिखा, लंबा, काला और रहस्यमय। अगली सुबह हवेली का एक कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त मिला। किताबें फटी हुई, अलमारी खुली और फर्श पर एक चिट्ठी। संपत्ति तेरे लिए नहीं जिया, तू जिंदा नहीं बचेगी। नामदार अली ने इसे देखकर गंभीरता से कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने जारिन खान को मारने की कोशिश की थी। वो अब तुम्हें भी रोकना चाहते हैं। तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा ही खून हो सकता है। ये जिया को शक हुआ, क्या उसके परिवार में कोई उसे मारना चाहता है? क्या उसकी माँ की मौत भी एक हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी? नामदार अली ने जिया को वसीयत वाला कमरा दिखाया। जैसे ही जिया ने उंगली काटकर खून ताले पर टपकाया, दरवाजा धीमे से छूं करता हुआ खुला। अंदर दीवार पर टंगे थे 3 फ्रेम। जारिन खान की तस्वीर, एक संपत्ति का नक्शा जिसमें मुंबई, लंदन और दुबई की करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, और एक गोपनीय पत्र। पत्र में लिखा था, अगर मेरी नातिन जिया इसे पढ़ रही है तो समझो मैं मर चुकी हूं। तुम्हारी माँ को मारने वाले वही लोग हैं जो अब तुम्हारे पीछे हैं। तुम्हें इस विरासत का असली हक तभी मिलेगा जब तुम त्रिलोक ट्रस्ट की चाबी पाओगी। वह चाबी एकमात्र व्यक्ति के पास है जिसे तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन समझोगी। ये जिया को समझ नहीं आया, ये चाबी कौन ले गया और वो दुश्मन कौन है जो सबसे करीब है? उस रात जिया को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहा, वो कौन है जिसे मैं सबसे बड़ा दुश्मन समझूंगी? अचानक उसके जहन में एक चेहरा आया, उसके पिता सुरेश। क्या वही व्यक्ति हो सकता है जो उसकी माँ की मौत और इस सारे खेल का हिस्सा था? जिया ने कभी उसके बारे में ज्यादा सवाल नहीं पूछे थे, लेकिन अब सब कुछ संदिग्ध लग रहा था। अगली सुबह वह वापस मुक्तिनगर गई। जब वह अपने पुराने घर पहुंची तो देखा दरवाजा खुला था और अंदर सब बिखरा हुआ। सुरेश वहां नहीं था। पड़ोसियों ने बताया, वो तो 2 दिन पहले ही कहीं चला गया। कोई आदमी आया था बड़ी गाड़ी में और फिर वो चला गया। जिया समझ गई, कोई उसे छिपा रहा है। शायद वो चाबी सुरेश के पास ही थी। जिया जब हवेली लौटी तो नामदार अली ने उसे एक पुराना बक्सा दिया। ये तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था, कहा था। अगर जिया कभी सच जानना चाहे तभी देना। बक्सा खोला तो अंदर एक पुरानी फोटो थी। उसमें जारिन खान, एक छोटा बच्चा और जिया की माँ के साथ एक नौजवान। वही सुरेश था, पर उसके कपड़े और अंदाज अमीर खानदानों जैसे थे। ये क्या? जिया चौंकी। तुम्हारा पिता सिर्फ एक शराबी रिक्शे वाला नहीं था, वो खुद भी एक अमीर घराने से था, लेकिन वो लालच में पड़ गया और तुम्हारी माँ के पैसे हड़पने के लिए उससे शादी की। जब तुम्हारी माँ ने संपत्ति ठुकराई तो सुरेश ने उसे छोड़ दिया और शायद मार भी डाला, नामदार ने कहा। जिया की रगों में खून उबाल मारने लगा। मैं ये सब खत्म करूंगी, पर तुम्हें एक और सच्चाई जाननी है। तुम्हारी नानी जिंदा है। क्या वो जिंदा है? जिया की सांस रुक गई। हाँ, उन्होंने खुद को मरा घोषित करवा दिया था ताकि वो अपनी बाकी विरासत और परिवार से दूर रह सकें। लेकिन वो एक गुप्त संस्था चला रही हैं, त्रिलोक ट्रस्ट, जो महिलाओं को ताकतवर बनाता है, उन्हें जिंदगी से लड़ना सिखाता है। तो मेरी परीक्षा ये सब था? जिया ने पूछा। नहीं, नामदार बोला, तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होगी। जिया को बताया गया कि जारिन एक खास जगह पर हैं, राजस्थान के एक वीरान किले में। लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि सुरेश और उसका गिरोह पहले ही वहां पहुंच चुका है और वो चाबी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जिया ने तय किया, अब खेल खत्म होगा। राजस्थान की तपती रेत पर एक किला खड़ा था, पुराना, वीरान, लेकिन जिंदा, क्योंकि वहां रह रही थी जारिन खान। नामदार अली की मदद से जिया ने ट्रेन से जयपुर तक का सफर किया। फिर जीप से वो किले के पास पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी जीप पर गोली चली। वो किसी तरह जमीन पर गिरकर बची। सुरेश! जिया ने दांत पीसते हुए कहा। किले के भीतर घुसते हुए उसने देखा कि सुरेश और उसके 2 आदमी पहले ही अंदर पहुंच चुके थे। वे जारिन को ढूंढ रहे थे। जिया धीरे धीरे अंदर बढ़ी। हर कदम पर उसके अंदर हिम्मत और गुस्सा दोनों उबल रहे थे। किले के एक गुप्त कमरे में एक सफेद दुपट्टे वाली महिला प्रार्थना कर रही थी। जिया ने धीमे से दरवाजा खोला। जारिन खान! उसकी आवाज कांप रही थी। महिला ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें उम्र से भरी थीं, लेकिन उनमें चमक अभी बाकी थी। जिया,
वो बस मुस्कुराई। जिया दौड़कर उनके गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुमने क्यों छोड़ा सब कुछ? जिया ने पूछा। तुम्हारी माँ ही मेरी रोशनी थी, पर जब उसे मारा गया मैंने तय किया कि तुम्हें छिपाकर पालूंगी, लेकिन मेरी बेटी ने तुम्हें झुग्गियों में बड़ा करना बेहतर समझा, ताकि तुम जिंदगी समझो, ताकत सीखो। और अब तुम तैयार हो? झारिन ने एक छोटी सी लकड़ी की संदूक निकाली। उसमें थी त्रिलोक ट्रस्ट की चाबी, सोने की बनी, नीलम जड़ी हुई। ये सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है, वह झारिन ने कहा। लेकिन तभी पीछे से सुरेश की आवाज आई। वो चाबी अब मेरी होगी। सुरेश ने पिस्तौल तानी हुई थी। बहुत खेल हो गया माँ बेटी का ड्रामा, अब मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। जिया झारिन के आगे आ गई। हक तू नहीं, तेरा लालच चाहता है। आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी। सुरेश हंसा। एक झुग्गी वाली क्या करेगी? जिया ने उसी वक्त हवेली में सीखी तलवारबाजी की टेक्निक अपनाई। किले में रखी एक पुरानी तलवार उठाई और सुरेश की पिस्तौल पर वार किया। गोली चली, लेकिन दीवार में जा लगी। दोनों गिरे, लड़े, और अंत में जिया ने सुरेश को नीचे गिरा दिया। पुलिस पहले से ही नामदार अली के कहने पर रास्ते में थी। सुरेश गिरफ्तार हो गया। झारिन ने चाबी जिया को दी और कहा, अब ये ट्रस्ट तुम्हारा है, और तुम सिर्फ अमीर नहीं, अब अमीरजादी हो, क्योंकि तुम्हारे पास हिम्मत, विरासत और इरादा है। कुछ महीनों बाद जिया ने त्रिलोक ट्रस्ट को एक नया रूप दिया। देश भर की गरीब लड़कियों को शिक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। दिल्ली की उसी गली में अब उसका एक बड़ा सेंटर था, और दीवार पर लिखा था, हर लड़की एक अमीरजादी हो सकती है, अगर उसे अपना सच पता चल जाए।